स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि गणित शिक्षण की महत्वपूर्ण परिभाषाएं कौन कौन सी हैं, और वो सारी एक वीडियो में होगी। साथ ही साथ उनकी कुछ छोटी छोटी मोटी ट्रिक बताऊंगा या एक दो शब्द बताऊंगा जिनको आप याद रख सकते हो। तो आइए देखते हैं कि आइंस्टीन के अनुसार गणित की क्या परिभाषा थी। जो आइंस्टाइन थे, कौन थे? आइंस्टाइन थे। उनके अनुसार गणित की क्या परिभाषा थी? तो आइंस्टाइन बोलते हैं कि गणित क्या है? गणित क्या है? यह उस मानव चिंतन का क्या है? प्रतिफल है जो अनुभवों से स्वतंत्र है। जो क्या है? अनुभवों से स्वतंत्र है तथा सत्य के क्या है? अनुरूप है। तो गणित क्या है? मानव चिंतन का प्रतिफल। तो आइंस्टीन का कोड क्या हो गया? मानव चिंतन का क्या हो गया? प्रतिफल हो गया। इसको हम क्या रख, आइंस्टाइन का क्या हो गया? आइंस्टाइन का क्या हो गया? आइंस्टाइन का हो गया मानव चिंतन का प्रतिफल। तो ये इसका क्या हो गया? कीवर्ड हो गया। ये इसका क्या हो गया? ये इसका क्या हो गया? कीवर्ड हो गया। तो मानव चिंतन का प्रतिफल आइंस्टाइन। उसके बाद लोग क्या बोलते हैं? कौन से? लोग बोलते हैं यहाँ पर है मन या मस्तिष्क। पहले तो यहाँ पर लिख दो मन या मस्तिष्क। तो लोग बोलते हैं कि गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में क्या करने की, तर्क करने की आदत स्थापित होती है। तो इसके लिए हम शॉर्ट वर्ड क्या लिख सकते हैं कि लोक का क्या हो गया? लोक के अनुसार मस्तिष्क में क्या कर दो? तर्क को क्या कर दो? लोक कर दो। क्या कर दो? मस्तिष्क में तर्क को क्या कर दो? लोक कर दो भैया। क्या कर दो? मस्तिष्क में तर्क को क्या कर दो? लोक कर दो। तो ये किसकी होगी? लोक के अनुसार। तो गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होते हैं। अर्थात इसका की पॉइंट क्या हो गया कि मस्तिष्क में तर्क को क्या कर दो? लोक कर दो। क्या कर दो? तर्क को क्या कर दो? लोक कर दो। इसके बाद हमारी जो अगली परिभाषा है किसकी है? अगली परिभाषा है वर्नाडीसा के अनुसार। किसके अनुसार? वर्नाडीसा के अनुसार। तो वर्नाडीसा क्या बोलते? वर्नाडीसा बोलते हैं कि तार्किक चिंतन के लिए क्या है? किसके लिए? तार्किक चिंतन के लिए गणित एक शक्तिशाली साधन है। तो वर्नाडीसा का क्या हो गया? शक्तिशाली साधन। किसका? वर्नाडीसा का क्या हो गया? शक्तिशाली साधन हो गया। क्या हो गया? शक्तिशाली साधन हो गया। कौन हो गया? गणित। क्या होगा? कौन हो गया? गणित हो गया। क्या हो गया? शक्तिशाली साधन हो गया। किसका हो गया? वर्नाडीसा का हो गया। तो वर्नाडीसा के अनुसार तार्किक चिंतन के लिए क्या है? गणित एक शक्तिशाली साधन है। तो ये किसके अनुसार था? वर्नाडीसा के अनुसार। इसके बाद हमारी जो अगली परिभाषा है वह किसकी है? यंग के अनुसार। किसके अनुसार? यंग के अनुसार। तो यंग, यदि समस्त विज्ञानों में से, किसके अनुसार? यदि समस्त विज्ञानों में से गणित को हटा दिया जाए तो उसकी उपयोगिता क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उसकी उपयोगिता क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। यदि समस्त विज्ञानों में से गणित को हटा दिया जाए तो उसकी उपयोगिता क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। तो यंग का क्या हो गया? उपयोगिता क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। साथ ही साथ यंग का एक और कीवर्ड होता है रीढ़ की हड्डी। यह अगली परिभाषा है यंग की। क्या है? अगली परिभाषा है। तो उस अगली परिभाषा को भी अपन यहाँ पे देख लेते हैं। तो अगली परिभाषा कौन सी है? यंग की। तो यंग की ये रही अगली परिभाषा यंग की। तो लोह वाष्प और विद्युत के इस युग में जिस ओर भी मुड़कर देखे गणितें क्या हैं? सर्वोपरि हैं। यदि यदि यह रीढ़ की हड्डी क्या निकाल दिया तो क्या आगे यंग की रीढ़ की हड्डी निकाल दी जाए तो हमारी भौतिक सभ्यता का क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। तो यंग के कितने की पॉइंट हो गए? दो। कितने की पॉइंट हो गए? दो की पॉइंट हो गए। एक तो रीढ़ की हड्डी। कौन सा? रीढ़ की हड्डी। दूसरा क्या हो गया? शून्य। दूसरा क्या हो गया? शून्य। दूसरा क्या हो गया? शून्य हो गया। तो दूसरा दूसरा की पॉइंट क्या हो गया? शून्य हो गया। साथ ही साथ यंग क्या बोलते हैं? गणित के महत्व को क्या? गणित के महत्व को ये नकारते हुए, किसके? गणित के महत्व को नकारते हुए यंग बोलते हैं कि गणित का अत्यधिक शिक्षण, किसका? गणित का अत्यधिक शिक्षण मस्तिष्क के लिए क्या है? हानिकारक है। क्या है? मस्तिष्क के लिए क्या है? हानिकारक है। तो ये थी यंग की परिभाषा। पहला क्या था? यंग का शून्य। दूसरा क्या होगी? रीढ़ की हड्डी। अत्यधिक गणित शिक्षण क्या हो गया? मस्तिष्क के लिए क्या हो गया? हानिकारक हो गया। क्या हो गया? अत्यधिक गणित शिक्षण मस्तिष्क के लिए क्या है? हानिकारक है। तो ये यंग की तीनों परिभाषाएं हो चुकी है। इसके बाद अगली परिभाषाएं देखते हैं। अगली परिभाषाएं किसकी है? तो मार्शल क्या थे? मार्शल थे हमारे अर्थशास्त्री। कौन थे? अर्थशास्त्री। कौन थे? अर्थशास्त्री। कौन से शास्त्री? अर्थशास्त्री। तो अर्थशास्त्र में क्या होता है? अर्थशास्त्र में होता है अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन। किसका होता है? अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन। तो गणित एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था
गणित एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी है। किनसे बनी है? अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी है। इन तत्वों में से इन तत्वों में से मूर्त रूप को किससे बनी है? पहले तो गणित एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी है। यदि इन तत्वों में से मूर्त रूप को इन तत्वों को किस में परिभाषित किया जाता है? मूर्त रूप में परिभाषित किया जाता है। तो मार्शल का क्या हो गया? अमूर्त व्यवस्था। क्या हो गया? अमूर्त व्यवस्था। क्या हो गया? अमूर्त व्यवस्था। तो मार्शल का कीवर्ड क्या हो गया? अमूर्त व्यवस्था। उसके बाद जो हमारे गैलीलियो साहब ने किसकी रचना की थी? गैलीलियो साहब ने किसकी रचना की थी? उसकी दूरबीन की। क्या बनाया था? दूरबीन का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था? दूरबीन का आविष्कार किया था। तो गैलीलियो बोलते हैं कि गणित वह भाषा है। कौन सी भाषा है? गणित क्या है? गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने क्या है? गणित वह भाषा है। कौन सी भाषा है? गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को क्या कर दिया? लिख दिया। तो गैलीलियो ने अपनी दूरबीन में किसको देखा? संपूर्ण जगत को देखा और बोल दिया कि गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को क्या कर दिया? लिख दिया। क्या कर दिया? लिख दिया। इसके बाद हमारी जो अगली परिभाषा है वेदांग ज्योतिष। अब ज्योतिष का काम क्या होता है कि ये तो नागमणियों से खेलते रहते हैं। किससे खेलते रहते हैं? इनको तो काम ही क्या है? मणियों का काम है। किसका काम है? मणियों का काम। किसका काम है? मणियों का काम है। इनका तो मणियों का काम है। किसका काम है? इनका तो काम ही किसका है? मणियों का काम है। इनका तो काम ही किसका है? मणियों का। तो ये किससे खेलते हैं? मणियों से खेलते रहते हैं। तो इन्होंने गणित के बारे में क्या बोला कि जिस रूप में मयूर के सिर पर जिस रूप में मयूर यानी कि मोर के सिर पर क्या होता है? ये मुकुट होता है। मोर के सिर पर क्या होता है? ये मुकुट होता है। मोर के सिर पर क्या होता है? मुकुट शोभायान होता है। तथा सर्पों के सिर पर जो हमारे ये सांप होते हैं, सांप के सिर पर क्या होती है? मणियाँ। वहीं सर्वोच्च स्थान वेदांग नाम से परिचित। किस नाम से? वेदांग नाम से परिचित विज्ञानों में किसका है? गणित का है। विज्ञानों में किसका है? तो गणित का है। विज्ञानों में किसका है? गणित का है। तो जिस रूप में मयूर के सिर पर मुकुट शोभायान होता है तथा सर्पों के सिर पर क्या होती है? मणियाँ, वही सर्वोच्च स्थान वेदांग नाम से परिचित किसका है? विज्ञानों में गणित का है। तो विज्ञान तो हमारे ज्योतिष का क्या होगा कि मयूर के सिर पर मुकुट, सर्पों के सिर पर मणियाँ और वेदांग नाम से परिचित विज्ञानों में गणित। तो वेदांग ज्योतिष की परिभाषा का कीवर्ड क्या हो गया? मुकुट याद रख लो, या फिर नाग या सर्पों के मणियाँ याद रख लो, या फिर वेदांग नाम से परिचित। तो इनकी परिभाषा में इनका खुद का नाम आ जाता है। तो ये क्या होगी? इसके बाद हमारी जो अगली परिभाषा है वह किसकी है? वह है लिंडपे की। किसकी है? लिंडपे की। तो लिंडपे बोलते हैं कि विज्ञान, लिंडपे बोलते हैं कि गणित किसकी भाषा है? भौतिक विज्ञान की भाषा है। तो लिंडपे की क्या होगी? भौतिक विज्ञान की भाषा। साथ ही साथ लिंडपे किसकी होगी? लिंडपे के अनुसार गणित भौतिक विज्ञान की भाषा होगी। साथ ही साथ गिब्स एक नाम है, आता है गिब्स। कौन आता है? गिब्स क्या बोलते हैं कि गणित कौन? गणित क्या है? गणित विज्ञान की भाषा है। किसकी भाषा है? गणित क्या है? विज्ञान की भाषा। क्या है? विज्ञान की क्या है? गणित क्या है? विज्ञान की भाषा है। गणित क्या है? विज्ञान की भाषा है। क्या है? गणित विज्ञान की भाषा है। किसके अनुसार? गिब्स के अनुसार। जबकि भौतिक विज्ञान की भाषा लिंडपे के अनुसार। तो ये दो भाषा वाला जुगाड़ है, एक तो लिंडपे का भौतिक विज्ञान की भाषा, दूसरा गिब्स का। साथ ही साथ इसके बाद हमारी जो अगली परिभाषा आती है वो अगली परिभाषा किसकी आएगी? अगली परिभाषा है बेंजामिन पेरिक की। किसकी है? बेंजामिन पेरिक की। तो बेंजामिन पेरिक क्या बोलते हैं? कौन? बेंजामिन पेरिक क्या बोलते हैं कि बेंजामिन पेरिक बोलते हैं। कौन बोलते हैं? बेंजामिन पेरिक। तो पेरिक का क्या हो गया? गणित के माध्यम से आवश्यक निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? आवश्यक निष्कर्ष प्राप्त होते हैं या आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो बेंजामिन पेरिक का कीवर्ड क्या हो गया? निष्कर्ष, आवश्यक निष्कर्ष। क्या हो गया? बेंजामिन पेरिक का क्या हो गया? की पॉइंट क्या हो गया? आवश्यक निष्कर्ष। इसके बाद हमारी जो अगली परिभाषा है, अगली परिभाषा किसकी है? अगली परिभाषा है हरदयाल की। किसकी है? हरदयाल की। तो हरदयाल के अनुसार, हरदयाल की क्या होगी? हरदयाल के अनुसार गणित समस्त विज्ञानों की क्या है? हरदयाल के अनुसार गणित क्या है? समस्त विज्ञानों की क्या है? जननी है। क्या है? समस्त विज्ञानों की क्या है?
जननी है, तो हरदयाल की क्या होगी, हरदयाल की क्या होगी, जननी, क्या होगी, जननी, हरदयाल की क्या होगी, जननी। इसके बाद हमारी अगली परिभाषा आती है किसकी, होगबैंग। होगबैंग के अनुसार क्या होती है, गणित सभ्यता संस्कृति का दर्पण है। क्या है, सभ्यता और संस्कृति का क्या है, तो दर्पण है। तो होगबैंग का क्या हो गया, सभ्यता संस्कृति का दर्पण। ये इसका क्या हो गया कि कीवर्ड हो गया, या इसको हम शॉर्ट में ऐसे याद रख सकते हैं। इसके बाद नेपोलियन। अब नेपोलियन कौन थे, नेपोलियन थे व्यापारी। कौन थे, व्यापारी, व्यापारी। अब व्यापारी तो वही संपन्नता से मतलब होता है, उन्नति, संपन्नता या वृद्धि से मतलब होता है। तो इन्होंने क्या परिभाषा बोली कि गणित की उन्नति, किसकी उन्नति, गणित की उन्नति व वृद्धि, किसकी, गणित की उन्नति व वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। किससे संबंधित है, गणित की उन्नति व वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। तो ये क्या होगी, गणित की उन्नति व वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित। तो नेपोलियन का कीवर्ड क्या हो गया, उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। इसके बाद हमारी जो अगली परिभाषा है बेकन, किसके अनुसार, रोजन बेकन के अनुसार गणित विज्ञान का सिंह द्वार व कुंजी है। गणित क्या है, विज्ञान का सिंह द्वार व कुंजी है। तो बैंक में क्या रखते हैं अपन, पैसे रखते हैं। पैसों को किस में रखते हैं, लॉकर में लगते हैं। तो लॉकर में क्या लॉकर की हमारे पास क्या होती है, कुंजी होती है। क्या होती है, कुंजी होती है। तो बैंक में क्या कर दो, कुंजी रख दो, और साथ ही साथ सिंह द्वार को क्या कर दो, लॉक कर दो। तो ये क्या होगी, रोजन बेकन के अनुसार गणित विज्ञान का सिंह द्वार है। इसके बाद बेल के अनुसार क्या होगी, बेल के अनुसार बेल किस काम के आते हैं, बेल काम आते हैं ढोने का। किसके काम आते हैं, ढोने के काम आते हैं। तो बेल ढोने के काम आते हैं। तो ये क्या होते हैं, नौकर होते हैं। किसके नौकर होते हैं, किसान के नौकर होते हैं। तो इन्होंने क्या बोला कि एरिक टेम्पल बेल ने बोला कि गणित विज्ञान का क्या है भैया, नौकर है। गणित क्या है, विज्ञान का नौकर है। उसके बाद हमारे जो गोस बोलते हैं कि गणित विज्ञान की क्या है, रानी है। गणित क्या है, विज्ञान की क्या है, रानी है। तो गणित विज्ञान की क्या होगी, रानी होगी। किसके अनुसार, गोस के अनुसार। इसके बाद अगली परिभाषा आती है बर्ट्रैंड रसेल के अनुसार। किसके अनुसार, बर्ट्रैंड रसेल के अनुसार। तो बर्ट्रैंड रसेल क्या बोलते हैं कि गणित को हम एक ऐसे विषय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें हम जानते ही नहीं कि हम क्या कह रहे हैं, और नहीं हमें यह पता होता है कि हम जो कर रहे हैं वो सत्य भी हैं अथवा नहीं है। तो बर्ट्रैंड रसेल का क्या हो गया कि हम क्या कह रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इसका हमें कुछ पता नहीं है, कुछ अता पता नहीं है। तो ये बर्ट्रैंड रसेल की क्या होगी, गणित के बारे में परिभाषा होगी। इसके बाद डटन। कौन, डटन। तो डटन क्या बोलते हैं कि शक्ति के साथ डटे रहो। किसके साथ, शक्ति के साथ डटे रहो और सत्य बोलो। क्या बोलो, शक्ति के साथ डटे रहो और क्या बोलो, सत्य बोलो। ये इसके कीवर्ड है। तो परिभाषा देखते हैं कि डटन के अनुसार गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन क्या है, शक्ति प्रदान करना। क्या है, शक्ति प्रदान करना। तो शक्ति क्या हो गया, डटन का कीवर्ड हो गया। साथ ही साथ गणित क्या करता है, बच्चे में सत्य बोलने की क्या करता है, सामर्थ्यता पैदा करता है। इसलिए सत्य बोलने की सामर्थ्य, तो गणित की दूसरी परिभाषा है कि गणित बच्चों में क्या करता है, सत्य बोलने की सामर्थ्यता उत्पन्न करता है या पैदा करता है, विकसित करता है। तो ये डटन की परिभाषा होगी। इसके बाद हमारी जो अगली परिभाषा है किसकी है, अगली परिभाषा कांट की। किसकी परिभाषा, कांट की। तो कांट क्या बोलते हैं कि विज्ञान उस सीमा तक ही क्या है, सत्य है जहाँ तक कि उसमें गणित का उपयोग हुआ है। जहाँ तक उसमें क्या हुआ है, गणित का उपयोग हुआ है। यानी कि कांट बोलते हैं कि जब तक गणित है तब तक विज्ञान है, जब तक गणित है तब तक विज्ञान है। और प्लेटो क्या बोलते हैं, कौन, प्लेटो बोलते हैं कि गणित से अनभिज्ञ कोई व्यक्ति प्रवेश ना करे। इसकी जगह अगर आपको लिखा हुआ आ जाए, क्या आ जाए, इसकी जगह आपको ये भी आ सकता है कि जो बच्चा क्या नहीं जानता, ज्यामिति नहीं जानता। क्या नहीं जानता, ज्यामिति नहीं जानता, वह कक्षा में प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ पर क्या हो सकता है, तो ये प्लेटो की परिभाषा होगी कि गणित से अनभिज्ञ कोई व्यक्ति प्रवेश ना करे, या फिर जो बच्चा ज्यामिति नहीं जानता है वो कक्षा में या विद्यालय में प्रवेश ना करे। तो ये किसकी होगी, प्लेटो की परिभाषा होगी। एक और प्लेटो की यहीं पर दूसरी परिभाषा आती है, कौन सी आती है,
ये देखिए कि प्लेटो के अनुसार, किसके अनुसार, गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को क्या करता है, प्रशिक्षित करता है, करने के अवसर प्रदान करता है, साथ ही सुसुप्त आत्मा यानी कि सोई हुई आत्मा में चेतना और नवीन जागृति उत्पन्न करता है। तो पहली परिभाषा तो क्या होगी, जो गणित नहीं जानता वो विद्यालय में नहीं आएगा, या जो ज्यामिति नहीं जानता वो विद्यालय में नहीं आएगा। फिर दूसरी क्या होगी, सुसुप्त आत्मा में, आत्मा को क्या करता है, चेतन करता है, नवीन जागृति उत्पन्न करता है। उसके बाद अगली परिभाषा किसकी थी, हाँ, लेबी नित्ज की। किसकी, लेबी नित्ज के अनुसार संगीत मानव के अवचेतन मन का अंकगणित की संख्याओं से संबंधित एक आधुनिक गुप्त व्यायाम है। तो लेबी नित्ज का क्या हो गया, गुप्त व्यायाम, या इसका कीवर्ड क्या हो गया, संगीत। लेबनिज का क्या हो गया, कीवर्ड क्या हो गया, संगीत हो गया। क्या हो गया, कीवर्ड क्या हो गया इसका, संगीत हो गया, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, आधुनिक गुप्त व्यायाम। उसके बाद अरस्तु, कौन, अरस्तु। अरस्तु क्या बोलते हैं, गणित यानी कि परिमाण शास्त्र। अरस्तु क्या, अरस्तु का क्या हो गया, परिमाण शास्त्र हो गया। इसके बाद प्लेटो को, उसके बाद हमारे सेवलोक के अनुसार, किसके अनुसार, सेवलोक के अनुसार। तो सेवलोक क्या बोलते हैं कि जो व्यक्ति गणित तथा वैज्ञानिक परीक्षणों के परिणामों को नहीं जानता है, परिणामों को नहीं जानता है, वह सत्य जाने बिना क्या हो जाता है, मर जाता है। क्या हो जाता है, वह सत्य जाने बिना ही मर जाता है। अर्थात जो व्यक्ति गणित के परिणामों को नहीं जानता है वह सत्य जाने बिना ही मर जाता है। तो सेवलोक का क्या हो गया, कहाँ जाएगा, स्वर्गलोक में जाएगा। कहाँ जाएगा, स्वर्गलोक में जाएगा, लेकिन कैसे जाएगा, सत्य जाने बिना ही चला जाएगा। इसके बाद शुल्टजे, शुल्टजे के अनुसार, प्रोफेसर शुल्टजे के अनुसार गणित की शिक्षा प्राथमिक रूप से मानसिक शक्तियों को क्या करने के लिए, प्रशिक्षित करने के लिए। तो मानसिक शक्तियों का प्रशिक्षित करना प्लेटो ने भी बोला था, लेकिन यहाँ पर क्या बोलते हैं कि प्राथमिक रूप से, कौन से रूप से, प्राथमिक रूप से करने के लिए दी जाती है। प्राथमिक रूप से मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए दी जाती हैं। गणित के विभिन्न तथ्यों का ज्ञान देना इसके बाद ही आता है। तो यह थी हमारी शुल्टजे के अनुसार परिभाषा। इसके बाद अगली यंग वाली होगी, और साथ ही साथ में ये यंग क्या बोलते हैं कि एक और परिभाषा, गणित के महत्व को इन्होंने क्या कर दिया, नकार दिया। क्या कर दिया, नकार दिया। और नकारते हुए क्या बोलते हैं कि गणित का अत्यधिक शिक्षण मस्तिष्क के लिए क्या है भैया, हानिकारक है। क्या है, हानिकारक है। ज़्यादा गणित पढ़ोगे तो पागल हो जाओगे, ऐसे बोलते हैं कि यंग बोलते हैं। यंग का क्या हो गया, एक तो शून्य हो गया, साथ ही साथ क्या होता है, रीढ़ की हड्डी। तो एक बार फिर से मैं इनकी की पॉइंट बोल देता हूँ। यंग का हमने बोला शून्य और रीढ़ की हड्डी, साथ ही साथ अत्यधिक शिक्षण क्या है, हानिकारक है। अत्यधिक शिक्षण क्या है, हानिकारक है। अत्यधिक शिक्षण क्या है, हानिकारक है। उसके बाद हमारी जो पहली परिभाषा थी, पहली परिभाषा किसकी थी, पहली परिभाषा थी हमारी आइंस्टाइन की। किसकी थी, आइंस्टाइन की। पहली परिभाषा किसकी थी, आइंस्टाइन की। तो आइंस्टाइन का कीवर्ड क्या हो गया, जी हाँ, आइंस्टाइन का कीवर्ड हो गया मानव चिंतन का प्रतिफल। उसके बाद लोक का क्या हो गया, मन या मस्तिष्क में क्या कर दो, तर्क को लोक कर दो। वर्णादिशा का क्या होता है, शक्तिशाली साधन होता है। यंग का बता दिया। इसके बाद यंग का बता दिया। इसके बाद हमारा क्या था, मार्शल। कौन था, मार्शल। मार्शल का क्या हो गया, अमूर्त व्यवस्था। मार्शल का क्या हो गया, अमूर्त व्यवस्था। गैलीलियो ने दूरबीन में क्या देखा, संपूर्ण जगत को देखा। क्या देखा, गैलीलियो ने दूरबीन में क्या देखा, संपूर्ण जगत को देखा। गैलीलियो ने दूरबीन में क्या देखा, संपूर्ण जगत को देखा। इसके बाद वेदांग ज्योतिष, तो इनका क्या था, मणियाँ। इनकी क्या थी, मणियाँ थी। तो इन्होंने क्या देखी, मणियाँ देखी। लिंडपे की भौतिक विज्ञान की भाषा। साथ ही साथ में हमने क्या बताया था, गिब्स की भाषा। किसकी भाषा, ये हमारे गिब्स की भाषा। गिब्स की भाषा, गिब्स की भाषा, गिब्स की विज्ञान की क्या है, भाषा है। बेंजामिन पेरे का औसत निष्कर्ष हो गया, हरदयाल की विज्ञानों की जननी हो गई। हरदयाल की क्या होगी, विज्ञानों की क्या होगी, जननी हो गई। इसके बाद होगबेन का क्या हो गया, होगबेन का सभ्यता संस्कृति का दर्पण हो गया। नेपोलियन क्या थे, व्यापारी थे, तो उन्नति तथा वृद्धि देश की संपदा संबंधित थे। बैंक में क्या लिखेंगे, कुंजी। कुंजी से क्या, कुंजी में क्या, कुंजी। और बेल का क्या हो गया, नौकर हो गया। गोस की क्या होगी, रानी हो गई। गोस की क्या होगी, रानी। बेल का नौकर, गोस की रानी। बर्ट्रैंड रसेल के अनुसार क्या कर रहे हैं, कुछ पता नहीं है। डटन का क्या हो गया, शक्ति। और क्या होगी, सत्य बोलने की सामर्थ्य। सत्य बोलने का क्या हो गया, सामर्थ्य। क्या हो गया, सत्य बोलने का सामर्थ्य हो गया। कांट की उस सीमा तक सत्य, विज्ञान उस सीमा तक सत्य है जहाँ तक कि उसमें गणित का उपयोग है। किसका उपयोग है,
गणित का उपयोग है। इसके बाद प्लेटो का जो गणित नहीं जानता या ज्यामिति नहीं जानता वो यहाँ विद्यालय में प्रवेश ना करे। लेबनिज का क्या हो गया, संगीत या गुप्त व्यायाम। अरस्तु का क्या हो गया, गणित यानी कि परिमाण शास्त्र। प्लेटो का क्या हो गया, सुसुप्त आत्मा और सोई चेतना, ये प्लेटो का हो गया। इसके बाद सेवलोक का भैया क्या करो, जो गणित के परिणामों और वैज्ञानिक परीक्षणों के परिणामों को नहीं जानता वो क्या होता है, सत्य जाने बिना कहाँ चला जाता है, स्वर्ग लोक में चला जाता है। सुल्टजे का क्या हो गया, प्राथमिक रूप से मानसिक शक्तियों को क्या करना, प्रशिक्षित करना। ये क्या है, सुल्टजे का है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो कैसा लगा दोस्तों, आपको गणित शिक्षण की परिभाषाएं आपको याद हो चुकी होगी। थैंक यू।